वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ विक्रम, योर बिजनेस टीचर। और जैसे कि आपको पता है यूनिट 1 में स्टार्ट कर रखी थी, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 1 के अंदर ही फर्दर केस स्टडीज। 34 केस स्टडीज तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं। होप्स आपने वो वीडियोस देख ली है, नहीं देखी है तो कृपया करके आप पिछली वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है सारे के सारे। और वीडियोज में जो भी हमने केसेस डिस्कस किए हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन। आइए आप स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 35 से। केस स्टडी नंबर 35 हमें क्या बताती है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं बार बार समझाता रहा हूँ ये बात कि जब भी आप लोग केस स्टडी करने बैठते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज रिगार्डिंग टू योर केस स्टडी की। अगर केस स्टडी आपको दिखाई देती है बड़ी, तो आप पढ़िए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है केस स्टडी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, केस स्टडी आपको 4 से 5 लाइनों में जो दी गई है, उस केस स्टडी में सबसे पहला पॉइंट हमसे जो पूछा गया, स्टेट 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताइए। अब अगर हम यहाँ बात करें 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट के, तो शायद हमें पता ही है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ये 3 लेवल होते हैं। अब बात ये करते हैं कि भाई लेवल्स पार्टिकुलरली रिस्पेक्ट टू किसी जो है ना पर्सन के बारे में तो नहीं पूछा गया है, या कोई मिस्टर राजीव, मिस्टर अरुण जैसे नाम दिए गए हैं, इनके बारे में तो नहीं पूछा गया, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो सिंपली आप बताएंगे देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। पहले क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट है, आपने लिख दिया। अब आगे चलते हैं, नेम द पर्संस हु आर इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम द अबव पैरा। आपको ये बताना है कि जो पर्सन यहाँ काम कर रहे हैं वो कौन कौन से लेवल पर काम कर रहे हैं। तो उनके बारे में जानने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में रीड करना केस स्टडी को। केस स्टडी नंबर 35, मिस्टर राजीव एंड अरुण आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, बड़ा इजी सा क्वेश्चन कर दिया। जब बताया गया कि राजीव और अरुण जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वेलफेयर के लिए, सर्वाइवल वेलफेयर के लिए, ग्रोथ के लिए जो जिम्मेदार पर्सन होते हैं, उनको हम बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो दे आर वर्किंग एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट, नो डाउट। पहले का आंसर हमारे को मिल गया कि राजीव और अरुण जो पर्सन डिस्कस किए गए हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। आगे क्या लिखा है, देयर जॉब इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, they have to develop long term objectives, policies, review the work of different heads at different levels। ये सारे के सारे टॉप लेवल के वर्क हैं। मिस्टर जॉन एंड मिस्टर सिंह आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट दे आर हेडिंग। इट मीन्स वो जो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, जिनके वो जो है ना, यू कैन से दैट कि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो उन डिपार्टमेंट्स की वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब मिस्टर जॉन और मिस्टर सिंह जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल वर्क जो है वो मिडिल लेवल पर ही होता है। दे फॉर्मुलेट शॉर्ट टर्म डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इट मींस जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव के साथ वो अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव भी सेट करते हैं, बनाते हैं और उनको वर्कआउट करते हैं। तो इसका मतलब मिस्टर जॉन और जो मिस्टर सिंह है वो दे आर वर्किंग एट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मिस्टर फिलिप एंड मिसिज अर्चना, मिसिज कमलेश एंड मिसिज कविता आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वर्क फोर्स। अब वर्क फोर्स के साथ जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं, दे आर वर्किंग एट द लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। तो उनको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट पर जो है ना वर्किंग के तौर पर उनको जानते हैं। तो ये काम कर रहे हैं किस पर, लोअर लेवल मैनेजमेंट पर। कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ वर्क। ये कुछ की पॉइंट्स हमने पढ़े थे जब हमने डिस्कस किए थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उनमें ये की पॉइंट्स हमारे सामने आए थे, तो वही की पॉइंट्स हमें यहाँ दिए गए हैं। एंड प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन टू वर्कर्स, तो इट मीन्स दे आर रिलेटेड टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये दो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे को यहाँ दिखाई देते हैं। ये पहला तो डायरेक्ट है, दूसरा केस स्टडी बेस्ड था। तो केस स्टडी हमने पढ़ी और व्यक्तियों के नाम हमने आइडेंटिफाइड किया और देखा कि किस किस लेवल पर वो काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग एट द टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। टॉप लेवल में मिस्टर राजीव और अरुण, मिस्टर जॉन एंड सिंह। मिडिल लेवल पर मिस्टर फिलिप, मिसिज अर्चना, कमलेश एंड कविता, दे आर वर्किंग एट द सुपरवाइजरी लेवल। केस स्टडी नंबर 36, केस स्टडी नंबर 36 क्या कहती है, देखिए। अब यहाँ पर भी केस स्टडी 4 लाइनों के अंदर दी गई है। तो पहले अपना पहला क्वेश्चन रीड कर ले, क्या पूछा गया है, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कुड नॉट बी अचीव्ड बाय मैनेजर। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट जो अचीव नहीं किया गया, उसके लिए सबसे ज्यादा जानना जरूरी क्या है आपके लिए, कि आपको ये पता हो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़े थे 3 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल या इंडिविजुअल। तो ये हमारे पास जो है
ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ जो मैनेजर है वो अचीव नहीं कर पा रहा है, अचीव नहीं कर सका, उस ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बात करनी है। तो आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी पढ़नी ही पड़ेगी, तब आपको ये पता लग पाएगा कि वो कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाया। नेक्स्ट है स्टेट अदर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए सबसे खास बात, क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्पष्ट कर दिया कि दो अदर ऑब्जेक्टिव बताइए, तो इसका मतलब पहला अगर ऑब्जेक्टिव आप सही निकालेंगे तो ही दूसरा क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन आपका ठीक नहीं हो सकता। थर्ड है स्टेट एनी वन वैल्यू इग्नोर्ड बाय मैनेजर। कोई भी एक वैल्यू बतानी है जो मैनेजर ने इग्नोर की है। तो सारे के सारे क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड है, केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। चलिए केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। मैनेजर ऑफ अल्फा लिमिटेड इज वेरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एंड मेक्स श्योर ऑल द एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स इन हिज टीम परफॉर्म द टास्क ऑन टाइम। देखिए वो इफेक्टिव और एफिशिएंट के बारे में बात करें तो इफेक्टिव मतलब ऑन टाइम, एफिशिएंट मतलब मिनिमम कॉस्ट। तो ऑन टाइम पर और विद मिनिमम कॉस्ट पर काम करने के लिए जो मैनेजर है वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है, टीम स्पिरिट बनाता है उनके साथ। हिज मेन फोकस इज ऑन द कॉस्ट कटिंग, सो ही नेवर लिसन्स टू द डिमांड ऑफ वर्कर्स फॉर इंक्रीजिंग वेजेस। वो कोशिश करता है कि कम से कम लागत आए, कम से कम जो है लागत रहे, जिसकी वजह से वो उसको कभी ये ना पता मतलब सुनने को आए या वर्कर्स की डिमांड ये ना हो कि उनकी वेज रेट्स बढ़ाई जाए। ही इवन गिव्स नो अपॉर्चुनिटी टू वर्कर फॉर प्रमोशन। वो वर्कर्स को कोई प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड नहीं करता है। एज ए रिजल्ट वर्कर्स स्टार्टेड बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसहार्टेंड इन ऑल द टाइम। अब देखिए मैनेजर जो है वो वर्कर्स के साथ तालमेल ही नहीं बना रहा है, किसी प्रकार का कोई जो है उनको ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, उनके प्रमोशन के चांसेस नहीं बता रहा है या उनकी वेजेज नहीं बढ़ा रहा है। इसका मतलब ही इज इग्नोरिंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्कर्स और द एम्प्लॉइज। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि वहां पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव या ह्यूमन नीड्स जो है वो जस्टिफाई नहीं हो रही है, उनको फुलफिल नहीं कर रहा है मैनेजर। तो यदि पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो इसके अलावा बचे कौन से दो ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन सोशल, वो हमारा आ जाएगा सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर, जिनको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिक आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो हम यहाँ लिख देंगे ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वैल्यू इग्नोर्ड। वैल्यू इग्नोर्ड है कि ही इज नॉट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस टू द सजेशंस ऑफ द वर्कर और टू द वर्कर्स ऑफ द एम्प्लॉइज। ना ही उनके अच्छे इन्वायरमेंट की तरफ उसका ध्यान है, ना ही उनकी ट्रेनिंग पर ध्यान है। इट मीन्स ही इज नॉट डूइंग द वेल विद द वर्कर्स। तो कोई भी एक आपके मन में जो आए रिगार्डिंग टू दिस वन कि भाई हम क्या लिख सकते हैं वैल्यू, तो वो आप यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर सिंपल है, ह्यूमैनिटी और केयर की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा है, इनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी में चलते हैं। केस स्टडी नंबर 37। अब केस स्टडी नंबर 37 में हमें देखने को मिला कि केस स्टडी के अंदर मेरे पास जो है वो 6 लाइनें हैं और क्वेश्चन दिए 3। 3 क्वेश्चनों में हमारे पास पहला क्वेश्चन है स्टेट द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। अब कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की जब बात आती है तो हमारे पास 3 कंसेप्ट बेसिकली हैं। एक तो प्रोसेस के तौर पर मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, एक मैनेजमेंट इज इफेक्टिव और मैनेजमेंट इज एफिशिएंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन ये 3 कंसेप्ट हम बेसिकली पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन के बारे में भी बात हो सकता है कि यहाँ पर मैनेजमेंट इटसेल्फ के बारे में बात हो सकता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया गया। ये हमें केस स्टडी पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। तो केस स्टडी को पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन से कंसेप्ट के बारे में बात हुई है। अदरवाइज ये 3 कंसेप्ट बेसिकली हमारे पास होते हैं। फिर स्टेट थ्री फीचर्स ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन द अबव पैरा। लीजिए इस क्वेश्चन ने तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया। फीचर्स ऑफ द कंसेप्ट के बारे में बात हुई है तो प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये कंसेप्ट तो यहाँ डिस्कस हो ही नहीं सकते क्योंकि इनकी फीचर्स नहीं है हमारे पास। इसका मतलब बाकी बचे कौन से कंसेप्ट लाइक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उनके बारे में भी यहाँ बात नहीं हो रही है। लाइक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, अब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अगर बात करें तो वो अलग से फीचर्स क्यों पूछता हमसे, ये कंसेप्ट भी यहाँ पर नहीं है, ये कंसेप्ट भी यहाँ पर नहीं है। बचा कौन सा, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में पूछ सकता है, उसकी फीचर्स भी है हमारे पास प्लस फीचर्स। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया गया केस स्टडी को डिस्कस करने के बाद। और वैल्यू रेफर करनी है तो वैल्यू आप कोई भी दे देंगे जैसा आपको केस स्टडी में पढ़ने को मिलेगा या देखने को मिलेगा। केस स्टडी है मैनेजमेंट ऑफ अमायरा लिमिटेड strongly believes that members of the organization should work towards fulfillment of the common organizational goals। उसका पूरा ये विश्वास है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को फुलफिल करने के लिए जो उसके मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो वर्कआउट करते काम करते हैं। दिस रिक्वायर्स टीम वर्क एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट एंड स्पेशलिस्ट। लीजिए इस लाइन में बिल्कुल क्लियर कर दिया, यहाँ कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि टीम वर्क, इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स
फॉर द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट तभी होता है जब हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज। तो वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट कब होंगे, जब वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होंगे। मैनेजर नीड्स टू रिकॉन्सिल डिफरेंसेस इन अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट्स एंड इंटरेस्ट। लीजिए ये लाइन और ज्यादा हमें क्लियर कर देती है कि 101% या कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किसके बारे में बात हुई है, कोऑर्डिनेशन के बारे में बात हुई है। एट द सेम टाइम इट शुड इनेबल ऑल द मेंबर्स टू ग्रो एंड डेवलप एंड थस देयर इज नीड ऑफ हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो जो इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में जो डिफरेंस आ रहे हैं उनको हमें हार्मोनाइज करने की जरूरत है, उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ ले जाने की जरूरत है। और मेंबर्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट केवल तभी पॉसिबल है जब उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, और उसकी फीचर्स हमें यहाँ बतानी है, एक्सप्लेन करनी है। ये लीजिए पॉइंट नंबर 1 है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया गया है, इसका दूसरा नाम होता है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमें क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी दे देता है, तो यू विल एक्सप्लेन इट एज क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो आप क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी इसे जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चनों में क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फीचर्स बतानी है आपको कोऑर्डिनेशन की, और यहाँ पर क्योंकि वो इम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच में एक हेल्दी रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहता था कि इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव किया जा सके। लास्ट लाइन हमें ये बताती है इंडिविजुअल गोल्स और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स उनको अचीव करने के लिए उनके बीच में हार्मनी एस्टेब्लिश करना चाहता है, हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को करना चाहता है, तो हार्मनी एस्टेब्लिश करना चाहता है, उसके बारे में आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 38, केस स्टडी 38 हमें क्या कहती है, देखिए 38 में लिखा है मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड वाटर हीटर्स इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन। अब वाटर हीटर अगर मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसका मतलब वो सोशल वेलफेयर की तरफ ध्यान दे रही है, सोसाइटी में ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेकर आना चाहती है जिससे कि वाटर हीटर मतलब पानी आसानी से क्या किया जा सके, गर्म किया जा सके। अब वो वाटर हीटर यदि लालटेन टाइप के या सोलर लाइट से जलने वाले या मिट्टी के बने हुए तो सोशल इन्वायरमेंट आ जाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। लेकिन ऐसा अभी कुछ क्लियर नहीं है, सिर्फ वाटर हीटर बना रही है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछे गए हैं। अब केस स्टडी में बहुत सारी लाइनें दी गई हैं, अब इनको पढ़ लें या केस स्टडी को क्वेश्चन आप देख लें एक बार। क्वेश्चन हमें क्या दिए गए हैं देख लेते हैं। क्वेश्चन दिए गए हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। लीजिए ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है। अब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात हो रही है तो सीधी सी बात है, हम ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास तीन ही है, तीनों में से कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है, किस ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हो रही है उसके बारे में आपको बताना है। वैल्यूज के स्टडी को पढ़ने के बाद जो भी आपके मन में आती है कम्युनिकेट विद सोसाइटी जो करना चाहता है उसके बारे में आप यहाँ बताएंगे इजीली। चलिए पढ़ते हैं केस स्टडी को, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हुई है। First year of its operation, the revenue earned by the company was just sufficient to meet its cost। लीजिए जहां पर अगर हम अपनी कॉस्ट को मीट कर पाए, जब इतने प्रॉफिट कमा पाए कि हम अपनी कॉस्ट को इजीली जो ना कंप्लीट कर सकते हैं, तो वहां हम बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रॉफिट को इतना अर्न करना कि हम अपनी कॉस्ट को कंपनसेट कर सकें। टू इंक्रीज द रेवेन्यू कंपनी एनालाइज द रीजंस बिहाइंड लेस रेवेन्यूज। और कंपनी ने क्या किया, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इस बात को एनालाइज किया कि किस वजह से हमारे प्रॉफिट्स या रेवेन्यूज कम है, उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। आफ्टर एनालिसिस द कंपनी डिसाइडेड, एनालिसिस करने के बाद कंपनी ने क्या डिसाइड किया, टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट बाय शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू ए बैकवर्ड एरिया वेयर लेबर वाज अवेलेबल एट ए वेरी लो रेट। तो वहां पर वो अपनी जो है ना क्या करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, कहां पर, बैकवर्ड एरिया के अंदर, जहां पर लेबर पावर उनको सस्ती या कम रेट में मिल सके। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ऐसे एरिया में ले जा रहे हैं जो बैकवर्ड एरिया है, जिसमें अब तक कोई डेवलपमेंट नहीं आई थी, तो उस एरिया को डेवलप भी करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि लेबर पावर वहां से अपॉइंट करेंगे एज एन जॉब के तौर पर रिक्रूटमेंट करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे, तो सीधी सी बात है सोशल वेलफेयर भी की तरफ भी वो फोकस कर रहे हैं। टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर्स। अब देखिए इन्होंने वाटर हीटर्स को भी क्लियर कर दिया कि सोलर वाटर हीटर्स को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स स्लोली। उन्होंने क्या कर दिया कि भाई सोलर वाटर हीटर को कन्वर्ट कर दिया किसके साथ, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के साथ, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम हो और मिनिमम कॉस्ट पर इजिली जो है हर आदमी इसको परचेज भी कर सके। नेक्स्ट है, दिस विल नॉट ओनली हेल्प इन कवरिंग द रिस्क बट ऑल्सो हेल्प इन मीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में भी हमारी क्या करेगा, मदद करेगा।
सिंपल सी बात है, इसका मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हो रही है, कॉस्ट को कम करना और प्रॉफिट्स को बढ़ाना। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव प्लस, क्योंकि सोलर हीटर को वो अपॉइंट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर की जगह पर लगाना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो सोशल वेलफेयर की तरफ भी फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव बेसिकली फुलफिल हुए हैं, एक तो जो है ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। आइए इनके आंसर की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट जो कि हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव बताइए कौन कौन से एक्सप्लेन हुए हैं, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पर बात हो रही है किसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में और सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्लियर कट पहली लाइन से पता लग ही रहा है। सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में देखें तो दूसरी लाइन जो उसने लिखी थी कि वो उन्होंने वाटर हीटर को रिप्लेस कर दिया, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर को सोलर वाटर हीटर के साथ, और बैकवर्ड एरिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले गए, तो उससे सोशल ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। वैल्यूज क्या है, वो बैकवर्ड एरिया को डेवलप करना चाहते हैं तो रूरल डेवलपमेंट बढ़ रहा है, ये वैल्यूज हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट में वो किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज करके पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने सोलर वाटर के साथ अपने इलेक्ट्रिक वाटर क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें। 39 एक छोटी सी केस स्टडी देख लेते हैं। रितु इज मैनेजर ऑफ नॉर्दर्न डिवीजन ऑफ ए लार्ज कॉर्पोरेट हाउस। देखिए नॉर्दर्न डिवीजन पार्टिकुलर एक डिवीजन की जो है ना वो क्या है, मैनेजर है। एट व्हाट लेवल डज शी वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस। तो यो सिंपल सी बात है, डिवीजन की मैनेजर है, डिवीजन की मैनेजर है तो शी इज वर्किंग एट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और उसके जो पार्टिकुलरली फंक्शंस है वो आप अपनी बुक से देख लें। या फंक्शंस के बारे में बात करें तो मिडिल लेवल के फंक्शंस क्या होते हैं, तो एक कनेक्टिविटी क्रिएट करना किसके बीच में, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। जो टॉप लेवल पॉलिसीज बनाता है उनको एग्जीक्यूट करवाना किन से, लोअर लेवल से। और साथ ही साथ जो वर्क फोर्स होती है, जो उनके डिपार्टमेंट वाइज जो मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं, यदि उनमें किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट है तो उसको एनालाइज करना, उसको फुलफिल करना। ये तो इस तरीके की वर्किंग जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट बेसिकली करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मिस्टर नितिन सिंघानिया's father has a good business of iron and steel. He wants to go to the USA for his MBA, but his father thinks that he should join the business. On the business emerging trends, sorry, on the basis of emerging trends, do you think Mr. Singhania should send his son to the USA? अब देखिए emerging trends ये बताता है कि nowadays यदि आपको किसी particular organization में मैनेजर लगना है तो you should have the special skills, you should have the special knowledge, और वो केवल और केवल तभी मिल सकती है जब आप उस प्रकार के कोर्स को कंप्लीट करें। तो यहाँ पर मिस्टर सिंघानिया को अपने बेटे को यूएसए भेजना चाहिए, क्योंकि ट्रेंडिंग ट्रेंड जो है, जो इमर्जिंग ट्रेंड जो है वो ये बताता है कि भाई अगर आपको रियलिटी में प्रोफेशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए जरूरी है किसी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना जो इस प्रकार की ट्रेनिंग दे, इस प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो अकॉर्डिंग टू मी, यस, मिस्टर Singhania should send his son to the USA for the MBA because management is being recognized as a profession to a great extent because of the following reasons. ये well defined body of knowledge है, इसमें सर्विस मोटिव भी है। अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी धीरे धीरे जो है ना हमें रिक्वायर्ड होने लगे हैं बिजनेस के अंदर। अब हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर लें या कुछ भी ना करें, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन ये क्योंकि कंप्लीटली तौर पर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये तो इम्प्लीमेंटेड है ही, लेकिन धीरे धीरे बाकी फीचर्स भी इम्प्लीमेंट होनी स्टार्ट हो जाएंगी प्रोफेशन की। इसीलिए सिंघानिया को चाहिए कि वो अपने बेटे को यूएसए सेंड करें, इसलिए उनको क्या चाहिए कि वो अपने बेटे को यूएसए सेंड करें ताकि वो स्पेशल स्किल्स वहां से और ज्यादा एक्वायर कर सके और बिजनेस को जो है ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें। इट इज जयंत इज वर्किंग एज हेड रिलेशनशिप मैनेजर in the wealth management division of a private sector bank. He has created an internal environment which is conducive to an effective and efficient performance. यानी इनको इस प्रकार का एक environment दिया गया जो कि मतलब उनकी internal working के लिए सही है। Office team 10 relationship management executives. A typical day at work in Jayant's life consists of a series of interrelated and continuous functions. अब यहाँ पर यदि बात करें तो केस स्टडी धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। केस स्टडी में क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, तो इन 4-5 लाइनों को जो मैंने पढ़ा इनके आधार पर तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताइए या कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बताइए कौन सा डिस्कस हुआ, क्योंकि वो इस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है ना कि वहाँ इफेक्टिव और एफिशिएंट वर्कआउट किया जा सके।
या कंडक्टिव का मतलब हम लोग एक गुड इन्वायरमेंट से लेकर चलेंगे, राइट, जिसमें वो इफेक्टिव और एफिशिएंट परफॉर्मेंस दे सके, और साथ ही साथ वो एक ऐसा वर्कआउट भी कर रहे हैं, उनकी लाइफ ऐसी बिजी है कि उनको इंटर रिलेटेड और कॉन्टिन्यूस फंक्शन के साथ तालमेल बनाना पड़ रहा है। तो ये मैनेजमेंट को डिनोट करता है, इट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ मैनेजमेंट के बारे में बेसिकली डिस्कशन हुआ है। ही डिसाइड द टारगेट्स फॉर द डिपार्टमेंट। अब देखिए वो टारगेट भी डिफाइन करता है, टारगेट मैनेजमेंट के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, which are in line with the objectives of the organization as a whole. The future course of action for his team members is laid down well in advance. तो ये प्लानिंग की बात हो रही है यहाँ पर। The various resources required by the relationship manager, like and paid with the GPS system, account opening forms, browsers, details of account holders, etc., are made readily available to the them. अब यहाँ पर allocation of resources की बात हो रही है, तो ये organizing function को denote करता है। These the executives are given sufficient authority to carry out the work assigned to them। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, भाई authorities provide कर रहे हैं ना, organizing के बारे में ही बात हो रही है। Jayant works in the close coordination with the human resources manager in the order to ensure that he is able to create and maintain a satisfactory and satisfied workforce in his department। तो इसका मतलब वो बेसिकली बात किसके बारे में कर रहा है, कोऑर्डिनेशन के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पे काम करता है ताकि उसका जो वर्कफोर्स है वो सेटिस्फैक्टरी भी हो और सेटिस्फाइड भी हो। So constant guidance and motivation, Jayant inspire team to realize their full potential। तो यहाँ डायरेक्टिंग की बात हो रही है। He offers them various types of incentives from time to time keeping in view their diverse individuals needs। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करें तो उनकी जो डाइवर्स नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए समय समय पर उनको मोटिवेट भी किया जा रहा है। Moreover, he keeps a close watch on their individual performance in order to ensure that they are in accordance with the standard set and takes corrective actions whenever needed। तो कंट्रोलिंग फंक्शन भी करा, यानी एक ही व्यक्ति इतने सारे फंक्शन यदि करेगा तो वहां पर बेसिकली जब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वहां पर कोऑर्डिनेशन भी एस्टैब्लिश करता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया उस पर डिपेंड करता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट बीइंग रेफर्ड इन द फॉलोइंग लाइन। लाइन जस्टिफाई कर दी, इस लाइन में बताइए कौन सा कंसेप्ट डिस्कस हुआ है। He created an internal environment which is conducive to an effective performance of his team of 10 relationship management executives। तो यहाँ बेसिकली वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहता है, इसका मतलब वो मैनेजमेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है। क्योंकि मैनेजमेंट का मीनिंग हमने बेसिकली पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज बेसिकली दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी व्हिच क्रिएट सच टाइप ऑफ इन्वायरमेंट which helpful to achieve the organizational goals in effective and efficient manner, and the environment is basically that will gives the satisfaction और satisfied workforce, यानी उसमें वर्कर जो है काम करके अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करे, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो पहले वाले का तो हमें क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट फंक्शन के बारे में बात हुई है, मैनेजमेंट के बारे में यहाँ बेसिकली बात हो रही है। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शंस एंड कंसेप्ट एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन बाय कोटिंग द लाइंस। अब जितनी भी लाइनें हम पढ़कर आए थे तो हमने बीच बीच में बात की थी ये पार्टिकुलर लाइन बताती है इस फंक्शन के बारे में, तो वो लाइनें आपको यहाँ कोट करनी है और आपको इसका आंसर देना है। चलिए इसके आंसर की तरफ ले चलता हूं आपको। पहला पॉइंट, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग रेफर्ड इन द फॉलोइंग लाइन, ही हैज क्रिएटेड। तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट डिस्कस हुआ है, मैनेजमेंट कंसेप्ट डिस्कस हुआ है। और वेरियस फंक्शंस में हमने बात कर ली थी पांचों फंक्शंस के बारे में, उन लाइनों को आप यहाँ कोट करेंगे और यहाँ आंसर देंगे। 5 फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन फंक्शंस के बारे में बात हो रही है, तो इन फंक्शंस की लाइनें हमने ऊपर डिस्कस की थी, उनको आप यहाँ आइडेंटिफाइड करके मेंशन करके चलेंगे। चलिए केस स्टडी नंबर 42 पर चलते हैं। केस स्टडी नंबर 42 क्या कहती है हमें, आइए देखते हैं। केस स्टडी नंबर 42 है एक बड़ी सी केस स्टडी। आइए इसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैन संजय बी डिप्लॉयड एज द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीजन दो ही हैज नॉट एक्वायर्ड एनी प्रोफेशनल degree in management, explain by giving suitable justification in support of your answer। तो यहाँ पर सीधी सीधी सी केस स्टडी हमें दी गई है और ये पूछा गया है कि क्या मिस्टर संजय को एज ए पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर के लिए सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमें अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए डिपेंड करता है केस स्टडी पर, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि उसे अपॉइंट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बनने के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको केवल एक्सपीरियंस होना चाहिए उस वर्कआउट का। चलिए केस स्टडी पढ़ते हैं। अजय एंड संजय
आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। संजय हैड लॉस्ट हिज राइट हैंड इन द एक्सीडेंट इन चाइल्डहुड। दे मीट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इन ए रेस्टोरेंट। On being asked, Sanjay tells Ajay that he feels much discounted in the managing his family after the death of his father, and it does not match with his areas of interest. अब वो पार्टिकुलरली जो है क्या करता है, रेस्टोरेंट में काम करता है, जिसकी वजह से क्या है कि उसकी फैमिली अच्छे से चल नहीं पा रही है और वो उसकी जॉब को भी सूटेबल नहीं है, जैसा उसको काम आता है उसका इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको सूट नहीं करता वो वर्क। Ajay knows that Sanjay possesses extraordinary skills in management, although he has not acquired any professional degree in management. Therefore, he asked Sanjay to wind up his business in India and join him in the hotel business in Dubai as an assistant manager in sales and marketing division. तो यहाँ पर जो है संजय को क्या कहा गया है कि भाई वो संजय टू वाइंड अप हिज बिजनेस इन इंडिया एंड ज्वाइन हिम इन द होटल बिजनेस इन दुबई। ऐसा उसको मतलब एक प्रकार से कहा जा रहा है कि अपने बिजनेस को बंद कर दें। अजय को ये सारी बातें बताती है कि उसके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं और वो एक सजेशन दे रहा है संजय को कि वो बिजनेस को बंद कर दे और वो हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन कर ले, होटल मैनेजमेंट के बिजनेस में, ताकि एज ए सेल्स और मार्केटिंग डिवीजन, क्योंकि उसको उसकी मार्केटिंग स्किल्स के बारे में पता था। अब क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड हमसे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या संजय को हम पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो दे सकते हैं, क्योंकि ही हैज हैविंग द सफिशिएंट एक्सपीरियंस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क। तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, संजय कैन डिप्लॉयड as the post of assistant manager in sales and marketing department, although he has not acquired any professional degree in management, as management is not considered to be full-fledged profession because of the following reasons. Restricted entry है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, एज वेल एज कोड ऑफ कंडक्ट को भी फॉलो नहीं करता। तो सीधी सी बात है, इन वजह से हम उसको ये नहीं कह सकते कि आप मैनेजर नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए मैनेजर बनने के लिए जरूरी क्या है? स्किल्स का होना, यानी कि नॉलेज का होना। और संजय वो सारी स्किल्स एक्वायर्ड किए हुए है थ्रू द एक्सपीरियंसेस, तो उसको एज ए पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यूज बताइए, तो वैल्यूज आप कोई भी दो दे दें। अब संजय जो कि हैंडीकैप्ड है एक प्रकार से, वो उसके प्रति कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह की वैल्यूज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द एप्लीकेशन, थॉट्स एंड इवेल्युएशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को हम रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे और उनके बाद इनके आंसर देना स्टार्ट करेंगे। दीज क्वेश्चन आर स्पेसिफिकली टेकन फ्रॉम द सुभाष देसाई बुक। तो उसमें से इन क्वेश्चनों के आंसर देखना, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बताइए कौन कौन से हैं। बेसिकली दीज आर आल्सो बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी कोर्स। तो एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन हमारे एज इट इज दिए गए हैं। एनसीईआरटी कॉर्नर को आप चेक करेंगे तो वहां से भी इन क्वेश्चनों को आप एज इट इज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, this requires establishing an atmosphere that encourages employees to do their best। अब ये जो है इस प्रकार का, भाई किसके बारे में बात हो रही है? एम्प्लॉइज के बारे में बात हो रही है, ताकि एम्प्लॉइज को हम क्या कर सके? इंकरेज कर सके। किस प्रकार का इन्वायरमेंट हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए? तो एम्प्लॉइज के वेलफेयर के बारे में बात हो रही है। तो हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि हम डायरेक्टिंग फंक्शन को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऑप्ट कर रहे हैं, डायरेक्टिंग फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। It means creating an environment that makes them want to work willingly and enthusiastically। अब यहाँ पर यदि effectively, efficiently टाइप वर्ड आ जाते तो हम सिंपली कह देते हैं कि यहाँ मैनेजमेंट कंसेप्ट के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ वर्कर्स के विलिंगनेस और enthusiastically के बारे में बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ उनको हम मोटिवेट करना चाहते हैं, मोटिवेशन फंक्शन के बारे में बात हो रही है, यानी डायरेक्टिंग का जो मोटिवेशन एलिमेंट है उसके बारे में बात हो रही है। पॉइंट नंबर सी है, इट इज इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू वर्क विलिंगली। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है लीडरशिप, तो हम लीडरशिप के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या कर सके? अचीव कर सके। नेक्स्ट है, इट इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के बारे में जब बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, कंट्रोलिंग फंक्शन के बारे में बात करते हैं। और कंट्रोलिंग में भी बेसिकली यदि डायरेक्टिंग के एलिमेंट के बारे में बात करें तो सुपरविजन की तरफ भी यहाँ फोकस किया गया है कि उनकी परफॉर्मेंस को, कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसकी तरफ हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, तो हम बेसिकली कंट्रोलिंग फंक्शन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। सो
मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू द ग्रुप सक्सेस। ऐसा कैसे कर सकती है मैनेजमेंट? केवल मोटिवेशन, लीडरशिप, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई जो डायरेक्टिंग फंक्शन है ना, विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन दैट कैन बी डन बाय द मैनेजमेंट। अगर ये दोनों ना लिखें तो डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू द ग्रुप सक्सेस। उसको भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ बात कर सकते हैं। तो डायरेक्टिंग फंक्शन को भी हम यहाँ पर एज एन आंसर दे सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन है, आप आंसर इसका इजिली दे सकते हैं जो आपको उचित लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहेजा लिमिटेड इज डाइवर्सिफाइंग इट्स प्रोडक्ट लाइन। बढ़ा रही है ना बिजनेस को। व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज ट्राइंग टू अचीव। जहां बिजनेस को बढ़ाने की बात आए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। यहाँ ग्रोथ ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहे हैं, अपना फुलफिल कर रहे हैं। पॉलिसी फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ। पॉलिसी फॉर्मेशन किसका फंक्शन होता है? भाई सीधी सी बात है, टॉप लेवल का फंक्शन होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, रितु इज द मैनेजर ऑफ नॉर्दर्न डिवीजन ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट हाउस। ये पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था। तो इट मींस शी इज वर्किंग एट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और उसके वर्क के बारे में हमें यहाँ बेसिकली बताना कि वो कौन से काम यहाँ पर कर रही है। तो उनका मेन वर्क होता है जो भी पॉलिसी बनाई जाती है टॉप लेवल के द्वारा उनको एग्जीक्यूट करवाना फॉर द लोअर लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, इन फ्लिपमार्ट कंपनी लिमिटेड द प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर वर्क सो दैट प्रोडक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स इन द मार्केट। स्टेट द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन हाईलाइटेड अबव। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, उनकी तो फीचर के बारे में बात हो रही है, तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में यूनिटी ऑफ एक्शन लेकर आना चाहती है। उनकी हालांकि वर्किंग अलग अलग है, लेकिन फिर भी उनकी वर्किंग को यूनिफाई करना चाहती है, आपस में जोड़ना चाहती है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द कंपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज सेल्स बाय 10% बाय ऑफरिंग द डिस्काउंट बट द फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट अप्रूव ऑफ सच डिस्काउंट। तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। बेसिकली क्या नहीं है? कोऑर्डिनेशन। क्योंकि एक तो चाहता है कि डिस्काउंट बढ़ाए, दूसरा चाहता है डिस्काउंट दे नहीं सकते, रीजन बीइंग कि भाई रेवेन्यू का लॉस होगा। तो दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइज इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने बात की थी, यदि किसी कारणवश अगर हम बात करें कि भाई लैकिंग हो रही है मैनेजमेंट के अंदर किसी कंसेप्ट की, तो जनरली वो कोऑर्डिनेशन फंक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन अज्यूम्ड फंक्शन होता है, या कोऑर्डिनेशन के बारे में बात हो रही है। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। तो मैनेजमेंट कंसेप्ट कौन सा है? कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट द कंपनी इज वायलेटिंग। अब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक वायलेट हो रही है? वो ग्रुप में बात, ग्रुप गोल्स, ग्रुप एक्टिविटी को जो है फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो अपने हिसाब से काम करना चाहता है, दूसरे अपने हिसाब से काम करना चाहता है, तो वो ग्रुप गोल की तरफ नहीं जा रहे हैं, यानी उनकी एक्टिविटी ग्रुपिंग में नहीं है, ज्वाइंटली वो वर्क नहीं है कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए बड़ी सी केस स्टडी है, लास्ट में क्वेश्चन को पढ़ लें कि क्या पूछा गया है। व्हाट क्वालिटी और कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग। अब यहाँ पर यदि क्वालिटी और कंसेप्ट के बारे में बात करें तो सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेशन की बात होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन ना भी पढ़े तो आप सीधा आंसर दे सकते हैं कोऑर्डिनेशन। फिर भी पढ़ने पर आपको क्या मिलेगा कि कहीं ना कहीं लैकिंग है, उनकी वर्किंग अच्छे से नहीं हो रही है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें आपको इसके स्टडी में देखने को मिलेंगी। तो उसको आप यहाँ पर एक बार रीड कर ले, आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। ये फाइल हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर रखी है, वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वृंदा लिमिटेड strongly believes that members of an organization should work toward fulfillment of common organizational goals। तो ये भी हमने पीछे ऊपर अभी केस स्टडी पढ़ी थी, तो इसको हम जो है आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, इसको आप आराम से पढ़ेंगे, बात वही आएगी कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है, इन विच टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डू मैनेजर्स एट टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम एंड देन द मैनेजर्स एट द लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने बात की थी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन होते हैं वो टॉप लेवल, स्टाफिंग मिडल लेवल, और लास्ट के दो फंक्शन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का वो लोअर लेवल परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिकली बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच इज a team consisting of managers from different functional levels being heading finance, marketing, etc.
फॉर एग्जाम्पल चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताना है इन व्यक्तियों के लिए जो जिस पर ये काम कर रहे हैं, और वो चीफ फंक्शन जो मेन फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्कशन हो रही है, बात हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर यूर यूनिट 1। हमारी यहाँ यूनिट 1 कंप्लीट होती है एंड होप सो कि आपको यूनिट 1 की सभी केस स्टडी अच्छे से समझ में भी आई होंगी, आपने अंडरस्टैंड भी की होंगी। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कोई डाउट है तो यू कैन send your question at my personal number at WhatsApp, that is 7015406635। इस पर आप ये क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपकी क्वेरीज को रिप्लाई कर सकूं, बता सकूं। और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं चाहूंगा कि ये क्लासेस आप जो हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं वहां पर अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में with the second unit, that is principles of management। उसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। till that have a good day, bye bye, take care, stay at home, stay safe, stay healthy। this is the mantra during this COVID-19। thank you very much।